चलो, मीनवाइल आज के पासवर्ड का मीनिंग क्या है? तो आज आपने देखा होगा कि पासवर्ड लिखा था HBD, मतलब हैप्पी बर्थडे IIT KGP खड़गपुर का शॉर्ट में KGP बोलते हैं खड़गपुर को। तो आज फाउंडेशन डे है IIT खड़गपुर का। 18 अगस्त इज द फाउंडेशन डे ऑफ IIT खड़गपुर एंड IIT खड़गपुर वाज द फर्स्ट एवर IIT। तो ये समझ सकते हो, ये बोल सकते हो कि पहले IIT का फाउंडेशन डे या फिर IITs का फाउंडेशन डे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो टुडे वाज द डे जब IIT खड़गपुर स्टार्ट हुआ था हिजली डिटेंशन कैंप में। हिजली एक जगह का नाम था, खड़गपुर जो इलाका है वहां पर अंग्रेज लोग वहां पर है ना डिटेंशन कैंप लगा के रखा था उन्होंने। मतलब डिटेंशन समझते हो आप, तो जो क्रांतिकारी लोग और जो अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे उनको यातनाएं देने का कैंप था वो। तो वो जो डिटेंशन कैंप था वहीं से चेंज करके उस पूरी बिल्डिंग को चेंज करके फिर स्टार्ट हुआ था। आज भी जो जेल थी उस समय की वहां पर प्रेजेंट है ना। यस, नहीं रुड़की फर्स्ट IIT नहीं था बेटा, फर्स्ट IIT वॉज खड़गपुर। रुड़की को तो बाद में IIT का दर्जा मिला, अभी रिसेंट, मतलब 2002 2004 ऐसा कुछ में मिला है, मतलब बहुत रिसेंट है रुड़की। रुड़की पहले अलग इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसा REC बोलते थे उसको, है ना, वो अलग था। फर्स्ट IIT वॉज IIT खड़गपुर। और उसकी हिस्ट्री बताई मैंने। और BC रॉय नाम के वहाँ पे डॉक्टर थे, द फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर ऑफ द बंगाल। तो डॉक्टर BC रॉय के पास बहुत सारी जमीन थी, वो बहुत रईस इंसान हुआ। तो मतलब पहले पता है ना आपको कि अंग्रेज लोग तो क्या करते थे, पुराने रईस, पहले तो जमाना ऐसा था यार, जमींदार वाली चीज होती थी। तो जो जमींदार थे वो वहां पर उनके परिवार से आते थे वो, तो उनके पास खूब जमीन थी। तो उन्हीं की जो जमीन थी वो डिटेंशन कैंप के पास में थी, वहां पर फिर खड़गपुर की बिल्डिंग बनी, तो फिर IIT खड़गपुर स्टार्ट हुआ, है ना। चलो, और पहला IIT था, और कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में आई थिंक स्टोन लेड हुआ था, और 51 से चालू हो गया था। 51 से आई थिंक, तो 51 या 52 से स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट एवर IIT का आज बर्थडे। चलो, तो अब इसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अभी भी काफी अच्छा माना जाता है, अभी भी काफी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है ही अभी भी, है ना। IIT खड़गपुर तो बहुत अच्छा ही है। एक यार मेरे पास एक काम का फोन आ रहा है, 1 मिनट मुझको टाइम दीजिए प्लीज। आप आपके डाउट निकाल लीजिए जल्दी से, STV पहले डिस्कस करेंगे, STV फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है, सॉरी, हाँ मैंने कुछ कुछ कहा। पासवर्ड हमेशा ही, मैं पिछले साल भी मैंने ऐसे ही रखे थे। लास्ट ईयर जैसे ही कोरोना वगैरह आया था, ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई थी, तो हम खुद ही लिंक सेंड करते थे बच्चों को। तो जब यही करते थे हम, पासवर्ड खुद ही सेट करते थे। तो जो भी उस दिन की हिस्ट्री होती थी हमेशा वही पासवर्ड होता था मेरा, ठीक है। और ऐसी अनुराग सर है, शायद अनुराग सर से आप नहीं पढ़े अभी। अनुराग सर और मैं, हम दोनों ऐसे ही करते थे। वो हिस्ट्री पे नहीं जाते थे, वो है ना मार्वल्स की कॉमिक्स के जो कैरेक्टर होते हैं ना उनके नाम से पासवर्ड रखते थे, हाँ मैथ्स वाले, और मैं रखता था हिस्ट्री वाले, ठीक है। तो हम दोनों का ऐसे चलता था। वो आज मेरे से फिर पूछते थे हमेशा कि यार आज क्या तूने पासवर्ड रखा। जैसे एक हमारी कई बैचेस कॉमन थी, तो मैंने एक दो बैच में जैसे पासवर्ड रख के देखा उपहार, उपहार एक पासवर्ड रखा। तो उन्होंने मेरे से पूछा फोन करके कि उपहार क्या इसलिए रखा तूने, मैंने बोला हाँ उसलिए रखा। तो मजा आता था हमको बहुत इस चीज में, ठीक है। यस, तो
ऐसे चलते रहता था। अब इस साल थोड़ा सा आलसी करिए, मैं बोलूंगा। नहीं तो एक तो लिंक भी आपकी परमानेंट आने लग गई है, वो परमानेंट वाली लिंक आने लग गई, तो रोज भेजने की बात नहीं रहती है। तो रोज भेजने की बात हो तो पासवर्ड चेंज करो उसका। चलो अब डिस्कशन पे आ जाते हैं। अब अपन एससीवी डिस्कस करना है, एक्सरसाइज। तो 30 क्वेश्चन से सबसे पहले शुरू के 10 क्वेश्चन का कोई डाउट है क्या? ऑर्डर वाइज चलेंगे राघव अपन। शुरू के 10 में कोई डाउट? एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट बताइए जल्दी से। फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। चलो, हाँ, सर्कुलर सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। यस, डब्ल्यूपी की भी पूरी कर सकते हो आप, है ना। अपना इतना पढ़ लिया है कि डब्ल्यूपी की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, तो वो स्टार्ट कर दीजिए आप करना। ठीक है, जैसे डब्ल्यूपी की थ्योरी कंप्लीट होती है फिर अपन एससीवी पे आ जाएंगे। अभी तो सर्कुलर की एससीवी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, पक्का? चलो कोई डाउट नहीं है। 20 तक, अप टू क्वेश्चन 20, 17 और 15 दो क्वेश्चन आए मेरे पास, 15 एंड 17। और कोई हो तो भेज दीजिएगा जब तक मैं 15 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। Suppose the bob of the previous problem has a speed of 1.4 meter per second when the string makes an angle of 0.2 radian with the vertical. Find the tension at this instant. You can use the small angle approximation. The bob of simple pendulum length 1 meter दे रखी है, मास 100 ग्राम दिया है, स्पीड 1.4 मीटर एट द लोएस्ट पोजीशन दे रखा है। तो आपको स्पीड तो दे दी है ना उन लोगों ने, अब टेंशन बताना है। तो क्वेश्चन में 15 में देखो स्पीड तो दे दी उन्होंने, आपको ये एंगल भी दे दिया कितना है ना, यहाँ पर स्पीड कितनी वो भी दे दिया है। तो क्या करेंगे, रस्सी का टेंशन T और mg दो फोर्सेस है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, देखो ये भी थीटा होगा, T माइनस mg cos थीटा इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट शुड बी mv स्क्वायर बाय r। रेडियस आपको 1 मीटर पता है, वो रख देना, मास पता है, स्पीड पता है, और आपको cos थीटा की वैल्यू के लिए उन्होंने एंगल दिया है, और आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी बताया है। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस हाफ sin square theta, और sin theta is nearly theta if theta is small। स्मॉल मतलब क्या होता है, तो बहुत छोटा, मतलब रेडियन में बहुत छोटा। थीटा इन रेडियन होना चाहिए इसको एक तो पहले, और रेडियन में बहुत छोटा हो एक से। तो वैसे ही कुछ दिया है क्वेश्चन में आपको यहाँ पर। ठीक है, 15 में पढ़ो, उन्होंने 0.2 रेडियन दिया है, तो 0.2 रेडियन का साइन थीटा नियरली 0.2 ही हो जाएगा। तो cos थीटा यहाँ से, अच्छा रूट भी होना चाहिए था, अच्छा रूट तो मैंने हटा दिया है ना, तो इससे आप कर सकते हो। अब हो जाएगा क्या, अब काम क्या बचा है, आपको ये cos थीटा की वैल्यू रखना है, m पता है, g पता है, m g r सब पता है, तो टेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया 15। इसका 17। A person stands on a spring balance at the equator. By what fraction is the balance reading less than its true weight? The speed of earth rotation is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight. What will be length of day in this case? एक्चुअली ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं जो एससीवी में अभी दे दिया सर्कुलर मोशन में, हम समझ लेते हैं कि क्या बात चल रही है। देखो ये हमारी अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस के ओर घूमती है ना, अर्थ अपने एक्सिस के ओर रोटेट करती है। अर्थ अगर अपने एक्सिस के ओर रोटेट करती है तो जो भी पर्सन अर्थ पे खड़ा है वो भी तो रोटेट करेगा। कोई पर्सन अगर किसी पोजीशन पे खड़ा है तो वो भी तो घूमेगा। मान लो पर्सन इक्वेटर से थीटा एंगल पर है, जो अर्थ के घूमने का एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर प्लेन बनाकर अगर हम अर्थ को कट करें एक सर्कल के शेप में, एक इसे प्लेन से कट करूं, अर्थ के सेंटर से पास करने वाला वो प्लेन जो अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं इसे, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। What is equatorial plane? It is a plane which is passing through center of earth and perpendicular to axis of earth। अर्थ के घूमने के एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन से अगर मैं थीटा एंगल पे खड़ा हूं, इस थीटा एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंगल तो पढ़ा होगा शायद आपने थोड़ा बहुत, अगर ज्योग्राफी पता हो तो लैटिट्यूड क्या होता है आपको पता होगा। पता है क्या लैटिट्यूड?
यस, ओके। लैटिट्यूड के अलावा एक चीज और सुन लो, जो ये वाला एंगल होता है ना वर्टिकल से 90 माइनस थीटा, इसे बोलते हैं को लैटिट्यूड। 90 में से लैटिट्यूड एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आता है उसे बोलते हैं को लैटिट्यूड। को लैटिट्यूड, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, कभी जरूरत पड़े तो इसलिए हमको अभी से पता होना चाहिए को लैटिट्यूड क्या होता है, ध्यान रखना। मान लो कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पर, अब वो पर्सन इस तरह के सर्कल में घूम रहा होगा, अगर अर्थ की सरफेस पे वो रेस्ट पे, अगर पर्सन अर्थ की सरफेस पे रेस्ट पर है तो वो यहाँ जो सर्कल बन रहा है उसमें घूम रहा है, सही बात है ना, वो भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। वो पर्सन अपने आप को अपने ही रिस्पेक्ट में देखे, विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, हम स्यूडो फोर्स लगा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल बाहर दिखा देंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन उसी का एफबीडी बनाते चलो, पर्सन का एफबीडी उसी के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर दिखा देंगे एम ओमेगा स्क्वायर, जो भी रेडियस में घूम रहा है। अब वो किस रेडियस में घूमेगा, देखो उसकी रेडियस आना चाहिए ना आर, रेडियस ऑफ अर्थ का कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा होगी, पर्सन जिस रेडियस में घूम रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या, आर का ये कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, है ना, दिस इज आर कॉस थीटा, so person is revolving in a circle of radius r cos theta, तो उस पे बाहर जो सेंट्रीफ्यूगल दिखाएंगे m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा दिखा देना, ये बाहर मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाया। और क्या क्या फोर्स होंगे, अर्थ पर्सन को अट्रैक्ट करेगी, तो अर्थ की वजह से जो पर्सन पे अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो mg, वो तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा, और ये एम बी स्क्वायर बाय आर का एक कॉम्पोनेंट इधर आ रहा है ना, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, हम पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा होता है जो हमको रोक के रखता है। अब अगर अर्थ के एक्सिस के डायरेक्शन में देखो, ये घूमने के, ये हमारा हमारा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन में देखो, देखो नीचे एम लग रहा है और ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, प्लस एम बी स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर का कॉम्पोनेंट लग रहा है बाहर, नॉर्मल mg is balanced by normal plus m omega square r cos थीटा का cos थीटा। ये इक्वेशन समझ में आई क्या, हम हमारे ही रिस्पेक्ट में अपने आप को देखेंगे तो वी आर इन इक्विलिब्रियम, हमें फोर्सेस बैलेंस दिखना चाहिए, तो फोर्सेस बैलेंस कर दिए मैंने, नीचे की तरफ mg लग रहा है और इस डायरेक्शन में नॉर्मल और m ओमेगा स्क्वायर का बाहर कंपोनेंट लग रहा है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम पे जो नॉर्मल लगता है वो आ रहा है देखो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के घूमने की वजह से किसी पर्सन जो किसी थीटा लैटिट्यूड पे खड़ा है, जो अर्थ से नॉर्मल लगता है, इट इज नॉट mg, वो mg नहीं होता, वो चेंज एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, और एकदम अगर आप खड़े हो जाओगे इक्वेटर पे तो थीटा जीरो, तो इक्वेटर पे जो नॉर्मल होगा वो होता है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, मतलब हम जो कई बार बोलते हैं ना कि ब्लॉक रखा है अर्थ कहीं पर टेबल पर, उस पर नॉर्मल mg होगा बोल देते हैं हम इसे, वो गलत है, वो एग्जैक्ट सही नहीं है, वो हम अर्थ के रोटेशन को निग्लेक्ट करके चलते हैं, या ये वाले टर्म को निग्लेक्ट करके बोल देते हैं, बात समझ में आ रही है, समझो अच्छे से, है ना। अर्थ के घूमने की वजह से, अर्थ के घूमने की वजह से जो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है ना, वो नहीं होता है mg जैसा, वो चेंज होता है, तो नॉर्मल चेंज है तो हमारा वेट भी बदला हुआ फील होगा, हमारा वेट भी अलग फील होता है, नॉर्मली रीड करती है ना कोई भी वेट मशीन, हम किसी वेट मशीन पे खड़े हो तो वेट मशीन नॉर्मल रीड करती है, तो वेट भी बदला हुआ फील होता है, ठीक है। इक्वेटर पे कोई पर्सन है या कोई मास है, उसका वेट ये आ रहा होगा, अर्थ के घूमने की वजह से वो अलग होता है, अभी तक ये निग्लेक्ट करके चल रहे थे, क्यों, क्योंकि अर्थ का ओमेगा बहुत छोटा होता है, कितना होता है अर्थ का ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और कितने टाइम में अर्थ एक चक्कर पूरा लगाती है, 24 घंटे में, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, तो ये आ गया रेडियन पर सेकंड में अर्थ का ओमेगा, यू कैन कैलकुलेट दैट दिस इज वेरी स्मॉल। हाँ, राघव बोल रहा है नहीं बेटा, वो तो अलग चीज है यार,
कोरियोलिस फोर्स हमारे कोर्स में नहीं है, तो अननेसेसरी उसमें जाने की कोई जरूरत है नहीं हमको, और उसमें जाओगे तो चीजें खराब ही करोगे, मतलब जरूरत नहीं हमें कोरियोलिस फोर्स की जानने की बिल्कुल भी, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही रहता है कि बाय गो टू दैट लेंथ जिसकी जरूरत ही नहीं, भाई जिस गली में जाना नहीं है उससे क्या वास्ता, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स का हमें जरूरत नहीं कुछ भी, ऑल्दो इट्स वेरी इजी, बट हमें जरूरत नहीं इसलिए मैं जाना नहीं चाहता उसमें, ठीक है। इजी तो नहीं है समझने में, उसमें भी टाइम लगता है, तो एक कोरियोलिस फोर्स से कोई रिलेशन नहीं यहाँ पर, ठीक। ओके, हाँ ये रेडियन पर सेकंड में आएगा ओमेगा, और सही। चलो कुशाग्र ने कैलकुलेट भी कर लिया, तो आ रहा है 0.40728, 0.40728 रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा देखो बहुत कम आ रहा है, कुशाग्र ने कैलकुलेट करके बताया मुझको, है ना। तो ऐसे कुछ कम ही आता है ओमेगा, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस, चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। सो ओमेगा बहुत कम होता है, रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा है ओमेगा का, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये टर्म छोटा ही आता है। तो छोटा आता है इसलिए जनरली लोग इसको निग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। चलो अब आप वो क्वेश्चन समझ गए जो पूछ रहे एससीबी में। क्वेश्चन 17 में क्या बोला है, अ पर्सन स्टैंड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन द ट्रू वेट। असली रीडिंग से कितना फ्रैक्शन उसकी ट्रू बैलेंस जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की वो कम है। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वही नॉर्मल फोर्स होगा, वो एम ओमेगा स्क्वायर आर जितना कम है। तो क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन के लिए क्या बता दोगे, जितना डिक्रीमेंट हुआ है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में अपॉन जो एक्चुअल वेट होना चाहिए था इनटू 100 कर देना, तो इतना परसेंटेज रीडिंग कम आएगी। अब हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने ये बोला है कि अब अर्थ के घूमने की स्पीड बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि रीडिंग आधी हो गई, रीडिंग आधी हो गई, तो अब लेंथ ऑफ डे क्या होना चाहिए। अब अर्थ के घूमने की स्पीड इतनी बढ़ाना है कि नॉर्मल आधा हो जाए, तो नॉर्मल आधा होने के लिए एम ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाई 2, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के। तो अब नया ओमेगा क्या होना चाहिए तुम निकाल सकते हो, ओमेगा होना चाहिए जी बाई 2r का रूट, और ओमेगा होता है घूमने का टाइम पीरियड। मान लो कि टी टाइम में अर्थ का रोटेशन कवर हो रहा है, अर्थ का एक सर्कुलर मोशन टी टाइम में कवर हो रहा है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ डे, और 2 पाई बाय टी यही ओमेगा लिखोगे, तो यहाँ से टी मिल जाएगा, देखो आपको टी मिल जाएगा 2 पाई रूट ओवर 2r बाई टी। तो दिस इज द न्यू लेंथ ऑफ द डे, ये नई एक दिन की लंबाई आ गई, ये सेकंड में आएगी, एसआई में करोगे तो सेकंड में आएगी, इसको फिर 3 6 0 0 से डिवाइड कर देना, तो आपको आवर्स मिल जाएंगे, कितने घंटे में एक चक्कर पूरा हो रहा है वो मिल जाएगा। चलो सेकंड पार्ट समझ में आया, गॉट इट, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन थे ये, 19 भी किसी ने पूछा था, 19 पे आता हूं मैं, पहले हटा देता हूँ सब। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इतने बड़े कैलकुलेशंस क्या आते हैं क्या क्वेश्चन आईआईटी में? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं क्या। देखो आईआईटी में वैसे तो नहीं आते हैं इतनी ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है ही नहीं, दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन, ये है ही नहीं लंबी कैलकुलेशन, ये वो छोटी है। क्या आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, बताओ, 24 इंटू 36 आता है, यस सर। है ना। फिर 2 बाय 24 इंटू 36, मतलब ये ओमेगा कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 12 इंटू 36 इंटू 00, तो पाई 3.14 डिवाइड बाय 12 इंटू 36 जो भी होता है लिख देना। अब ये डिवीजन कोई बहुत बड़ा नहीं है ना, ये करा है आपने, ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। सर मतलब फिर रेडियस ऑफ अर्थ भी लगाना पड़ेगा? फिर से बोलो। सर रेडियस ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना? वो तो टाइम में आएगा यहाँ पर, अच्छा इसकी बात कर रहे हो यहाँ, यस सर। हाँ तो आने दो ना, कोई रेडियस ऑफ अर्थ भी कोई खराब नंबर थोड़ी होता है, इट इज जस्ट 6400 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर हो जाएगा, तो ये कोई खराब नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आसान होती है, ये आसान कैलकुलेशन की कैटेगरी है,
इन्हें हमको आसान फील करना पड़ेगा। और कब आसान फील होगा? आपको टेबल्स अच्छे से याद होगी। कोई भी 10th क्लास का बच्चा अगर मैं उसको ये कैलकुलेशन दे देता ना कि बताओ ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, तो वो कर सकता है, ये डिवाइड करता आएगा कि नहीं, तो आप कर सकते हो। तो ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, समझे? ओके। हाँ, ये माइंड मेकअप करो बच्चों। आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो आप कोई ऐसी छोटी मोटी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही, समझे? सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है भाई, आईआईटी जितनी बड़ी चीज है उतना डिमांडिंग भी है फिर, है ना? हम अगर बेस्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमें हर चीज में बेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो 19 भी किसी ने बोला था, उस पर आते हैं हम। A motorcycle has to move with uniform or constant speed on an overbridge which is in the form of a circular arc of radius r and has a total length L. L length का कोई bridge है. Suppose the motorcycle starts from the bridge, from the highest point. What can be its maximum velocity for which the contact with the road is not broken at the highest point? तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने क्लास में कराए क्या? बताओ, है ना? मुझे सी पार्ट में डाउट है। अच्छा, सी देख लेता हूं मैं। व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कांटेक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज? ब्रिज पर कहीं भी कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, तो इसके लिए स्पीड क्या मेंटेन होना चाहिए? चलो सी पार्ट देखते हैं। देखो, ब्रिज की लेंथ एल दी है, रेडियस आर दी है, तो ब्रिज का ये एंगल पता चल जाएगा ना हमको, एल बाय आर। लेंथ अगर एल है, रेडियस अगर आर है, तो एंगल ऑफ ब्रिज इज गोइंग टू बी एल बाय आर, है ना? अगर एंगल ऑफ ब्रिज पता है तो वर्टिकल से मैक्सिमम एंगल जो मोटरसाइकिलिस्ट का यहाँ बनेगा, सपोज यहाँ मोटरसाइकिलिस्ट है, तो वर्टिकल से जो मैक्सिमम एंगल बनेगा उसका वो अल्फा बाय 2 होगा ना? वर्टिकल से मैक्सिमम एंगल अल्फा बाय 2 हो सकता है ना? बताइए, ठीक है? इफ द टोटल एंगल ऑफ द ब्रिज ऑन द सेंटर इज अल्फा, then the maximum angle of the motorcyclist with the vertical is alpha by 2, ठीक है? अब अगर मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पर है तो उसका वेट डाउनवर्ड नॉर्मल ऐसा लग रहा है, mg का टुवर्ड द सेंटर कंपोनेंट, देखो वर्टिकल से रेडियल एंगल अल्फा बाय 2, तो ये भी अल्फा बाय 2 होना चाहिए। आप लिखोगे नॉर्मल माइनस mg cos अल्फा बाय 2, दिस इज प्रोवाइडिंग mv स्क्वायर बाय r, तो आप नॉर्मल को लिखोगे mv स्क्वायर बाय r, ये उधर जाके माइनस में हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? mg माइनस नॉर्मल होना चाहिए, हाँ ये गलत कर दिया था मैंने, सॉरी। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज mg cos अल्फा बाय 2 माइनस नॉर्मल, ये होगा mv स्क्वायर बाय r, तो नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास mg cos अल्फा बाय 2 माइनस mv स्क्वायर बाय r। अब कहीं भी कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, तो जब सबसे बड़े एंगल पे कांटेक्ट नहीं छूटेगा तो कहीं पर भी नहीं छूटेगा, समझ में आ रहा है? अगर एंगल को सबसे लार्ज लेंगे तो ये वाला टर्म सबसे छोटा आएगा, एंड सबसे छोटा ये टर्म माइनस mv स्क्वायर बाय r, ये भी अगर जीरो नहीं हुआ तो कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, तो नॉर्मल कहीं पर भी जीरो नहीं होगा अगर mg cos अल्फा बाय 2 इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r। अब आई थिंक हो जाएगा, है ना? चलो, तो ये होगा 19 तक, 20 तक हो गए, और कुछ 20 तक? अगर 20 तक सब कंप्लीट तो बताओ आगे के जल्दी से बता दो। 30 तक जो जो डाउट है भेज दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 30 तक के डाउट भेज दीजिए। ट्वेंटी थ्री, 24, 27 डी, 23, 24, 27 डी। अभी इतने डाउट आए मेरे पास, और कुछ है क्या? नहीं। चलो, एक 30 भी आया, 29 भी आया, 29 एंड 30। स्टार्ट करता हूं मैं 23 से, है ना?
23 number question. In a children's park, a heavy rod is pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal. The two kids hold the rod near the ends and thus rotates with the rod. Let the mass of each kid be 15 kg. The distance between the points of the rod where the two kids hold is to be 3 meter. 3 मीटर दोनों लड़कों के बीच की डिस्टेंस है, तो रेडियस हो जाएगी हाफ 3/2 1.5 मीटर, है ना। आगे क्या बोला है, सपोज दैट द रॉड रोटेट्स एट द रेट ऑफ 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओमेगा दिया है, मतलब आपको 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट कर लेना आप ओमेगा में। 20 रिवॉल्यूशन मतलब 20 into 2 पाई एंगल, मिनट मतलब 60 सेकंड में, तो ये रेडियन पर सेकंड में आ गया ओमेगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दे रखी है 1.5 मीटर। मास ऑफ ईच किड दिया है 15 kg। वो छोटे बच्चे आ रहे तो 15 किलो के बस, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द किड्स। अच्छा, तो कुछ नहीं करना है, देखो ये रॉड है, ये घूम रही है विद सम ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बॉय है जो उसने रॉड को होल्ड कर रखा है, कोई लड़का है जिसने रॉड को पकड़ के रखा है। अब रॉड घूम रही है तो लड़का भी घूम रहा है ना। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे सकता है, यहाँ से जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वही दे सकता है, और तो कुछ ही नहीं, है ना। जो नॉर्मल होगा वो ऊपर लगेगा और mg इस पर नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडिंग m ओमेगा स्क्वायर r। अब सब कुछ पता है तुमको, लिख देना, हो जाएगा क्या फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्या एक ही पार्ट है इसमें, तो 23 आ रहा है, यस ओके, बहुत बढ़िया। तो 23 अपना कंप्लीट। उसका 24, a hemispherical bowl of radius r is rotated about the axis of symmetry which is kept vertical. Small block of mass, small block is kept in the bowl at the position where the radius makes an angle theta with the vertical. The block rotates with the bowl without any slipping. The friction coefficient between block and the ball surface is mu. Find the range of the angular speed for which the block will not slip. अच्छा, ब्लॉक स्लिप नहीं हो इसके लिए क्या रेंज होना चाहिए, कुछ पूछा उन्होंने, एंगुलर स्पीड की शायद रेंज पूछी है ना। तो ऐसा कुछ रखा है कि वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए एक ब्लॉक रखा है आपने, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए एक ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक बॉल को घुमाया जा रहा है आर रेडियस के बॉल को, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि क्या पूछा है, ओमेगा की रेंज पूछी शायद ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड फॉर व्हिच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप, ठीक है। तो हमने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था, याद करो। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक मास एक बैंड रोड पे रखा हुआ है और इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो इंक्लाइन के नॉर्मल का वर्टिकल से थीटा, रेडियस वर्टिकल होती है। ये बैंड रोड ही तो है, मास स्लिप नहीं होना चाहिए। तो मास स्लिप नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने पढ़ा था ना, इसके वेलोसिटी पर रिलेशन आता है। इसकी वेलोसिटी जो होती है वो एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो आती थी वो आती थी आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, बैंकिंग ऑफ रोड में पढ़ा है। और मिनिमम स्पीड जो आती थी वो आती थी रूट आर जी इंटू म्यू एस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, टेन थीटा माइनस म्यू एस करेंगे, सॉरी। ये याद करो जब मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंक्लाइन इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू हो तो मिनिमम स्पीड की भी लिमिट आती है। कुछ याद आया क्या, बैंकिंग ऑफ रोड में पढ़ा है ये सब, चलो यार, है ना। अब v को लिख देना r ओमेगा, हो गया क्वेश्चन। v को लिख देना r ओमेगा, हो गया क्वेश्चन। v को लिख देना r ओमेगा, हो गया क्वेश्चन, है ना। सेफ स्पीड की लिमिट आ गई। अच्छा, रेडियस किस रेडियस में घूम रहा है, ये रेडियस नहीं, रेडियस ये लेना, ये जो रेडियस है ना वो बॉल की रेडियस मत लेना, जिस रेडियस में वो घूम रहा है वो है r sin थीटा, ये r sin थीटा, तो ये रेडियस इज r sin थीटा, और v को r ओमेगा में भी r sin थीटा ही आएगा। इसको स्मॉल r लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर भी स्मॉल r और यहाँ पर भी स्मॉल r, स्मॉल r इज कैपिटल R sin थीटा। इसका जरूर ध्यान रखना, जो मास की घूमने की रेडियस है वो r sin थीटा है, ठीक है, वो कैपिटल R नहीं है। हाँ, तो एक इस चीज का बस ध्यान रखना है आपको। अब हो जाएगा, चल
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। उसके बाद 27 का डी, 27 का डी, a block of mass and moves on a horizontal circle against the wall of cylindrical room of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. The block is given initial speed v naught as a function of speed v. Write the normal force by the wall, friction force, the tangential acceleration of the block, and integrate the tangential acceleration to obtain the speed of the block after one revolution. अच्छा, तो m मास का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, वॉल से नॉर्मल जो है वो उस पे लग रहा है, फ्लोर ऑफ द रूम जो है वो स्मूथ है, बट फ्रिक्शन है दीवार के साथ। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक वर्टिकल वॉल का एक सर्कल जैसा है, उसमें तुमने एक ब्लॉक को रखा है, ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, और दीवार से यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो दिस नॉर्मल इज mv²/r, और नॉर्मल की वजह से ब्लॉक जब ऐसे जा रहा होगा तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन शुड बी म्यू इनटू एफ, फ्रिक्शन शुड बी म्यू इनटू एफ, ठीक है। चलो म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू रख दो, mv²/r, ये फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, फ्रिक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये होना चाहिए मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt। आपको इसको v dv/ds भी लिख सकते हो, ये कर लो, मास से मास कैंसिल, एक v से एक v कैंसिल, तो म्यू v अपॉन r, ये हो गया dv/ds, ठीक है, म्यू बाय r इंटू ds, ये हो गया dv अपॉन v। इंटीग्रेट करो, इनिशियल स्पीड जो दी है, फाइनल इनिशियल स्पीड मान लो v नॉट, फाइनल मान लो v हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 से 2πr, वन रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 2πr होगी, ये याद रखना है, डिस्टेंस थी बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड था, है ना। यहाँ पे ds क्या है, डिस्टेंस है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। आ रहा है क्या समझ में? मैंने स्टार्टिंग की स्पीड को v नॉट मान लिया, तो एक रिवॉल्यूशन के बाद की स्पीड आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या क्या हुआ है देखो, ब्लॉक पे नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन म्यू एन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैंने लिखा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखा v इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद डिस्टेंस, और इसे बस इंटीग्रेट की इक्वेशन में कन्वर्ट करा, हो गया। इसको आगे इंटीग्रेट कर लो, म्यू और r कांस्टेंट बाहर आ गए, ds का इंटीग्रेशन 2πr, उधर ln v और v/v नॉट आ जाएगा ना। अच्छा, एक माइनस साइन मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन होता है ना फ्रिक्शन, तो एक माइनस साइन इसमें लगाना चाहिए मुझको, मेरे माइनस की यहाँ गड़बड़ आ रही है क्योंकि, ठीक है, तो माइनस लगा दिया तो अब सही हो जाएगा, क्लियर? अब क्लियर? माइनस साइन समझ में आया क्यों लगाया? यस। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद 29, क्वेश्चन नंबर 29, अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 माइनस, एक बार और बता दो, देखो माइनस क्यों लगाया मैंने, बिकॉज फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगा ना, तो ये रिटार्ड करेगा, ये स्पीड को कम करेगा, दिस dv इज नेगेटिव, जैसे जैसे ब्लॉक आगे जा रहा है dv चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज के बराबर थोड़ी कर सकता मैं, नेगेटिव चीज को नेगेटिव चीज के बराबर कर सकता हूँ, इसलिए माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, अ कार मूव कर रही है सर्कल में, उसकी स्पीड दी है, सर्कल की रेडियस दी है, वुडन प्लेट केप्ट रखी सीट पर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट ऑन द सीट which rests against the plate, the friction coefficient between the block and the plate दिया है, find the normal force exerted by the plate on the block, the plate is slowly turned so that the angle between the normal and the plate of the radius of the road slowly increases, find the angle at which the block will just start sliding। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले तो आपको 29 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, पूछना क्या चाह रहे हैं, सिचुएशन क्या है, ये समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। जस्ट समझ नहीं आया, ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं अपन, जस्ट मिनट। देखो, एक कार सर्कल में टर्न ले रही है,
उस कार में ऐसा कुछ है ना, अपन ने वर्टिकल एक प्लांक जैसा कुछ रख दिया है ना, और उस वर्टिकल प्लांक पे कोई मास है जो ऐसा अटका हुआ है लाइक दिस, है ना, ये कोई ऐसा मास है, एंड दिस कार इज टेकिंग टर्न ऑन द रोड, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे बनाने का ट्राई करता हूँ। टॉप से देखो तो एक कार चल रही है। अब कार को थोड़ा इजी बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, तो कार को एक प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया और कार पर एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म है, और वो वर्टिकल है, ऊपर से देखोगे तो एकदम ऐसी लाइन जैसा दिखेगा, है ना, तो वर्टिकल प्लेटफॉर्म को जैसा दिख रहा है, ये वर्टिकल प्लेटफॉर्म है। इस वर्टिकल प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट मैंने एक ब्लॉक को रखा हुआ है लाइक दिस। तो ये जो तुम्हें ऊपर से सिचुएशन दिख रही है ना, वो एक्चुअली कुछ ऐसी है, ये ऐसा कोई प्लांक है और ये कोई मास है जिसको ऐसे रख रखा है अपन ने, और ये प्लांक ये ऐसे कार में रखा हुआ था और ये कार ऐसे घूम रही है, समझ रहे हो? ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है क्या? चलो अब हम विथ रिस्पेक्ट टू कार देख लेते, कार के रिस्पेक्ट में देख लेते, चल के थोड़ा आसान लगेगा, सर्कुलर मोशन नहीं देखना पड़ेगा अपन को। तो कार के रिस्पेक्ट में देखोगे, इस मास को एक तो स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर बाय आर, वो दिखा दिया। एम जी किधर होगा? वो नीचे की तरफ होगा। यहाँ प्लांक से एक नॉर्मल फोर्स होगा, ये नॉर्मली आपको एम जी स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड करते दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब पहले पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट ऑन द ब्लॉक। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो देखो दिख रहा है, ठीक है। सेकंड में बोला है द प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोड स्लोली इंक्रीजेस। अब क्या बोल रहे हैं वो, इस प्लेट को घुमाना चालू कर दिया, इस प्लेट को घुमा रहे, मतलब ऐसे घुमा दिया। अब प्लेट के नॉर्मल और सर्कल की रेडियस के बीच में एंगल बढ़ रहा है, ये थीटा एंगल कुछ हो गया, है ना। तो अब अगर अपन ब्लॉक का एबिलिटी देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल तो इधर ही दिखाएंगे, पर नॉर्मल फोर्स जो होगा वो ब्लॉक कुछ ऐसा हो जाएगा और नॉर्मल फोर्स उस पे एंगल पे लगने लगेगा लाइक दिस, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय आर का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस भी तो आ रहा है, तो ब्लॉक ऐसे जाने की कोशिश करेगा, इसलिए फ्रिक्शन उसको लग के रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये mv स्क्वायर बाय आर का एक कंपोनेंट उस ब्लॉक को ऐसे लेके जा रहा है, तो प्लेट के अगेंस्ट उसके स्लाइडिंग की टेंडेंसी आ गई। ये जो हमारा ब्लॉक रखा है यहाँ पर, उस पर ये mv स्क्वायर बाय आर का एक कंपोनेंट इसको स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है, तो mv स्क्वायर बाय आर जो स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इस एंगल पे लगकर रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये थीटा एंगल था, ये थीटा एंगल था, तो mv स्क्वायर बाय आर का यहाँ से एंगल थीटा, mv स्क्वायर बाय आर का एक कंपोनेंट नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल इज बैलेंसिंग mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा, फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग mv स्क्वायर बाय आर sin theta, but this friction should be less than equal to mu s into n, है ना, और n की वैल्यू कितनी वो रख दो, तो mv स्क्वायर बाय r sin theta which is the value of friction should be less than equal to mu s into n, mv स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर बाय कैंसिल, तो tan theta less than equal to mu s होना चाहिए। अगर स्लाइडिंग नहीं होना है तो जैसे ही tan थीटा इतना हो जाएगा कि mu s से बड़ा हो गया, स्लाइडिंग चालू हो जाएगी, समझ में आ रहा है? आपसे ये पूछा है एंगल जिस पे स्लाइडिंग चालू होगी, तो धीरे धीरे आप प्लान को घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक एंगल ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन इस mv स्क्वायर बाय आर के कंपोनेंट को रोक नहीं पा रहा है, ठीक है, तो स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। चलो अच्छे से देखो, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है क्या? चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। तो अब एससीबी का लास्ट क्वेश्चन बचा अपने पास 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए एक हिंट दे दूं, सेंट्रीफ्यूगल लगा दो और क्वेश्चन हो गया।
जो mg काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल काम कर देगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट 30, उसमें देखो क्या हो रहा है, ये पुली है और दो मासेस आपने लगा रखे, तो दोनों मासेस को जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, ऊपर वाला मास कौन सा m1 है, तो m1 ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस सर्कल की तो बहुत बड़ी है, और m2 ओमेगा स्क्वायर r, दिस आर जस्ट लाइक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो सिंपल एटॉमिक मशीन जैसा नहीं दिख रहा, बोलो सिंपल एटॉमिक मशीन जैसा नहीं दिख रहा। द मास इज सीन फ्रॉम द टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो अब एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या इसका। सिंपल एटॉमिक मशीन में एक्सेलरेशन क्या होता था, डिफरेंस ऑफ मास इनटू जी अपॉन सम ऑफ मास। तो डिफरेंस ऑफ मास, जो भी मास बड़ा है उसको आगे लिख देना, अपॉन सम ऑफ मास इनटू जी, जी के बदले यहाँ लिख रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक्सेलरेशन आएगा। तो टेंशन होता था, याद करो, ट्वाइस m1 m2 g, जी के बदले ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल एटॉमिक मशीन, आपने एक पुली से दो मास को लटका दिया, तो बिल्कुल वैसे ही तो क्वेश्चन हो रहा है ये, isn't it? यहाँ पर दोनों पे mg नीचे फोर्स लगता है, वहां पर m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है, तो g के बदले ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है। बोलो 30 नंबर आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में सीखो कैसे हमने एक एनालॉजी से क्वेश्चन कर दिया। इसके अलावा मैंने एक जगह और एनालॉजी यूज करी थी, याद करो कि वो एक बाउल के अंदर मास स्लाइड नहीं कर रहा है, तो उसको बैंकिंग ऑफ रोड से एनालॉजी अपन ने बना ली थी। तो ऐसे एनालॉजी करते अच्छे से आना चाहिए। हाँ यस वत्सल, बिल्कुल सही। टेबल के रिलेटिव देख रहे हैं हम, इसलिए स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है टेबल के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, चलो अब बताओ एससीबी कंप्लीट, कोई और डाउट एससीबी में? अच्छे से देख लो। एससीबी में किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो तो, एग्जाम्पल अभी सारे नहीं हुए, एग्जाम्पल भी करना है, देखो आपको एग्जाम्पल वगैरह भी कर लीजिएगा। अभी डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हो तब पूछ लेना फिर। अच्छे से देख लो, सब अच्छे से समझ में आ गए? कोई क्वेश्चन जिसमें अभी भी कुछ डाउट है, समझ नहीं आ रहा हो, बता दो। ऑब्जेक्टिव्स भी करना चाहिए, यस ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 में कोई डाउट हो तो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं अभिनव। सर कैन यू डू एंटायर 24? आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन द वेरिएबल्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, जस्ट अ मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 चाह रहे अपन सॉल्व करना, तो 24 को जिसको मैंने एनालॉजी से बताया था ना, उसको चलो दूसरे तरीके से भी कर देते हैं, बेसिक से कर देते एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार बेसिक से कर देते। अच्छा, अगर आपने पूछ लिया तो एक नए तरीके, एक बेसिक तरीके से कैसे करेंगे ये भी समझ जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 24, एक बॉल है, उसमें एक ब्लॉक को रखा है थीटा एंगल पर, और ब्लॉक की एंगुलर स्पीड के बारे में, बॉल के एंगुलर स्पीड के बारे में लिमिट पूछिए जिससे रेस्ट पे रह पाए। विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हेमिस्फेरिकल बाउल, ये रेस्ट पे रह पाए। तो अगर हेमिस्फेरिकल बाउल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, मतलब ये भी घूम रहा है ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, एम आई राइट? हेमिस्फेरिकल बाउल के रिलेटिव रेस्ट पर है, तो ये भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, एम आई राइट? अच्छा है, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर देख लो, विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर देख लो, क्यों? क्योंकि उससे ना आपको रेस्ट पे दिखेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर अब आपको इसके स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r इज द रेडियस जिसमें रोटेट कर रहा है, ये r है, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स दिखा दिया। और क्या फोर्स लगेंगे? एक तो नॉर्मल लगेगा,
और क्या फोर्स लगेगा, इस एम ओमेगा स्क्वायर आर की वजह से ऐसे ऊपर स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो सकती है, तो नीचे हो सकता है फ्रिक्शन लगे। अभी मैं पहले mg भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो एम ओमेगा स्क्वायर आर बहुत कम था, mg का कंपोनेंट ज्यादा है, तो इसके नीचे आने की टेंडेंसी हो जाएगी। अगर ओमेगा कम हुआ तो नीचे आने की टेंडेंसी होगी, और ओमेगा ज्यादा हुआ तो ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी। सही बात है क्या? अगर ये एम ओमेगा स्क्वायर आर बहुत कम हुआ तो इन दोनों फोर्सेस का जो कंपोनेंट आ रहा है नीचे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो नीचे आने की टेंडेंसी होगी। और एम ओमेगा स्क्वायर ज्यादा हुआ तो ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, है ना। या अब अपन दो केस बना लेंगे, एक केस बनाएंगे कि ओमेगा स्मॉल है और एक केस बनाएंगे कि ओमेगा लार्ज है, और दोनों केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। लेट ओमेगा इज स्मॉल, तो ओमेगा स्मॉल होगा तो फ्रिक्शन को मैं ऊपर दिखा दूंगा। ये mg का कंपोनेंट ज्यादा हो रहा है इसलिए फ्रिक्शन ऊपर दिखा देंगे, फ्रिक्शन भी इधर दिखा देंगे, तो mg नीचे नॉर्मल ऐसा, और m ओमेगा स्क्वायर आर स्यूडो फोर्स जो था सेंट्रीफ्यूगल वो ऐसा दिखा देंगे, ठीक है। अब रिलेटिव देख रहे रेस्ट पर है, फोर्सेस बैलेंस करो, फोर्सेस बैलेंस करो। तो ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल से इसका थीटा एंगल है ना, सॉरी नॉर्मल का वर्टिकल से थीटा एंगल होगा, ये थीटा होगा, तो यहाँ 90 माइनस थीटा आएगा। अब इक्वेशन वगैरह लिखो बस, mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, और m ओमेगा स्क्वायर r का इधर कंपोनेंट ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। तो m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ये जीरो या फिर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, एक इक्वेशन ये बनी। फिर एक नॉर्मल वाली इक्वेशन, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है और mg का cos थीटा और m ओमेगा स्क्वायर r ये बैलेंस होना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर r का sin थीटा। इक्वेशन समझ में आई क्या? इस डायरेक्शन में फोर्सेस क्या क्या है, एक तो नॉर्मल है और m ओमेगा स्क्वायर r का एक कंपोनेंट इधर, mg का एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों बैलेंस कर दिए मैंने। इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करा, mg का एक कंपोनेंट इधर फ्रिक्शन और m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट। ये डायग्राम देख के कंपोनेंट लेते आता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। नो, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ये तो एनएलएम में शायद करा होगा, एनएलएम में प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी। तो अब इक्वेशंस, अब हमने इक्वेशंस लिख दी। अब स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, म्यू एन से छोटा होना चाहिए। तो एक तो नॉर्मल ढूंढो, नॉर्मल ये रहा देखो, है ना, नॉर्मल की वैल्यू यूज कर लेना, और फ्रिक्शन शुड बी लेस देन म्यू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखोगे, देखो mg sin थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n, और n की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करके ओमेगा पे कंडीशन चाहिए ना आपको, तो ओमेगा पे कंडीशन निकाल लेना। ये mg sin थीटा को वहां ले जाओ, ओमेगा वाला टर्म इधर लेके आ जाओ, या ओमेगा वाला ये नेगेटिव वाला टर्म उधर ले जाते हैं और वो इधर लेके आते हैं। तो mg, m तो सब जगह कैंसिल हो रहा है, कर दो, g sin थीटा माइनस ये म्यू जी cos थीटा लेस देन इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म उधर ले गए, तो वहां पे दिख रहा है मुझको म्यू ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, ये टर्म उधर ले गए, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ओमेगा स्क्वायर r कॉमन, जस्ट मैथमेटिक्स। ये क्या है, मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है। क्या करा मैंने, m तो सब जगह कैंसिल हो गया, m को कैंसिल आउट कर दिया, उसके बाद ओमेगा वाले टर्म सब एक तरफ करे और बाकी टर्म दूसरे तरफ करे, उधर ओमेगा स्क्वायर r कॉमन ले लिया। अब ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी क्या, बताओ। यस, है ना। तो यहाँ से ओमेगा पे एक लिमिट आ रही है, देखो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक लिमिट आ रही है, ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट आ रही है, ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट आ रही है, रूट ले लेना तो ओमेगा पे एक लिमिट आ जाएगी, वो लिख लेना आप खुद से, इसके बाद आप लिख सकते हो खुद से। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई ओमेगा स्मॉल की, ओमेगा लार्ज होगा तो फ्रिक्शन नीचे दिखा देना, फ्रिक्शन नीचे दिखा देना, सब कुछ करना, फिर से ओमेगा पे लिमिट आ जाएगी।
ठीक है, चलो अब थोड़ा करके देखो, जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो चीजें समझ में ज्यादा आएगी। ठीक है, किसी के बता देने से कभी कुछ नहीं आता है। हमेशा जब जैसे साइकिल जब चलाते हो तो किसी ने सिखा दिया कि ऐसे से पेडल मारो, ऐसे हैंडल पकड़ लो, तो आती थोड़ी है, जब खुद करते हो तो आती है। सेम थिंग इज विथ मैथ्स, जब खुद इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, ओके, अब हो गया क्वेश्चन पूरा, हटा दे इसको। या कुछ डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट मानते हैं फिर अपन, तो एक्सरसाइज कंप्लीट। अब बताओ ऑब्जेक्टिव्स में क्या डाउट है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या डाउट है? आपने भेजे थे एक बार, प्लीज फिर से भेज दो। ऑब्जेक्टिव्स के जो डाउट है फिर से भेज दो। ऑब्जेक्टिव 1 का 5, 7th 12th इन ऑब्जेक्टिव 1 एंड 7th इन ऑब्जेक्टिव 2। चलो पहले ऑब्जेक्टिव 1 का 5, फिर 7, फिर 12 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 का 5, a particle of mass m rotates with uniform angular speed omega. It is viewed from the frame rotating about the z-axis with angular speed omega naught. The centrifugal force on the particle is, तुम्हारी जो फ्रेम है वो ओमेगा नॉट से घूम रही है, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाना पड़ेगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, फिफ्थ का होना चाहिए बी। सही बात है, ठीक है। स्यूडो फोर्स कैसे डिसाइड करते हैं अपन? स्यूडो फोर्स होता है जिस मास को देख रहे हैं उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम का एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, तो उसका एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर होगा, है ना। फ्रेम का एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट स्क्वायर आर इनटू मास कर दिया, आ गया स्यूडो फोर्स। अब 7th और 12th। 7, water in a bucket is wheeled in a vertical circle with a string attached to it. Water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in position, सबसे ऊपर है ना पानी गिर नहीं रहा है, ठीक है। तो पानी के बकेट अगर एकदम सीधा ऊपर की तरफ कर दी तुमने, ये कोई बकेट है जिसको एकदम तुमने उल्टा कर दिया, इसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन दिस वाटर इज नॉट फ्लोइंग डाउन, ये पानी नहीं गिर रहा है नीचे। क्यों नहीं गिर रहा होगा? पानी पे तो उसका वेट होगा नीचे की तरफ, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में यहाँ पर वेलोसिटी हो सकती है। तो मुझे नीचे की तरफ क्या चाहिए? mv स्क्वायर बाय आर चाहिए ना। तो अगर ये mg मान लो ऐसे नॉर्मल भी लग रहा है, प्लस नॉर्मल, ये दोनों मिलकर mv स्क्वायर बाय आर दे दे, तो ये अपने आप घूम जाएगा, पानी गिरेगा नहीं। जो डाउनवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, है ना। सो अगर mg बड़ा हुआ mv स्क्वायर बाय आर से, सॉरी mv स्क्वायर बाय आर बड़ा हुआ mg से, तो ऐसा हो सकता है। समझ आ रही बात? सर हाँ, सर पानी तो गिरेगा ना, क्योंकि नहीं ऊपर जा रहा है तो। आप करके देखना, कभी भी नहीं गिरता। पानी का जो वेट है जो उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने लग गया, तो उस वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है ना, वो सेंट्रीपिटल हो गया। अगर वो रेस्ट पे होता, v0 होता, तो डेफिनेटली नीचे गिर जाता। लेकिन क्या हो रहा है, उसको सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, वो कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mg प्रोवाइड करके दे देगा। तो mg उसको गिरा नहीं रहा है, एक्चुअली mg ने उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर दिया, इसलिए वो गिरेगा नहीं, ठीक है। सर मतलब उसका इफेक्ट ही चेंज हो गया है इसमें। हाँ, मतलब इफेक्ट ही चेंज हो गया, या दूसरे वर्ड में बोले तो देखो, मैंने एक मास को मेरे हाथ में पकड़ के फेंका, तो मास क्या होता है? नीचे गिरता है, आपने देखा है, उसका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। लेकिन मान लो मैं हीमैन हूँ, सुपरमैन हूँ, मैं उसको है ना इतनी स्पीड से फेंकूं कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वही सेंट्रीपिटल बन जाए, तो वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा, समझे? हाँ सर। तो वही वाली चीज हो रही है यहाँ पर, इतनी स्पीड से वो बकेट घूम रही है कि mg उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, समझे?
हाँ सर। हाँ, वत्सल बोल रहा है ये एक्चुअली किसी इंस्टेंट की बात हो रही है ना। हाँ, एकदम टॉप वाले इंस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें सारी चीज लिख सकते हो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, हो जाएगा। अब इन इक्वेशन से आंसर तो दिख सकता है अपन को। पहला आंसर गलत है, mg इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, ये गलत है। mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, ये सही है ना, सी सही है इसका 7 का। चलो, उसके अलावा क्या बोला था आपने, 12 बोला था आई थिंक इसका 12। A train A runs from east to west and another train B of the same mass runs from west to east। तो फोर्स के बारे में बात चल रही है, नॉर्मल फोर्स किसमें ज्यादा किसमें कम होगा, ये बात चल रही है। अब ये बताओ, अर्थ भी घूमती है ना, हमारी अर्थ भी तो रोटेट करती है ना। अर्थ के घूमने की डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होती है ना। अर्थ वेस्ट से ईस्ट में जाती है, ठीक है, अर्थ ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। सूरज यहाँ फिक्स है, तभी आपको ऐसा लगता है कि सूरज सन से राइज कर रहा है, सूरज ईस्ट से राइज करता है, होता है ना ऐसा। ये पॉइंट समझ में आया? यस, ठीक है। अब कोई ट्रेन अर्थ के इक्वेटर पे चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी प्लस अर्थ के रोटेशन की वेलोसिटी एड अप होकर उसकी नेट वेलोसिटी ज्यादा आ जाएगी। और जो ट्रेन उल्टा चल रही है उसकी नेट वेलोसिटी कम हो जाएगी। v1 एंड v2, मान लो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, v0 इज रिलेटिव टू अर्थ, ठीक है, बट v1 एंड v2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। हम जब बाहर से देखेंगे तो हमको जो ट्रेन वेस्ट से ईस्ट जा रही है, अर्थ के घूमने की वेलोसिटी उसमें ऐड होगी, उसकी नेट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और वेलोसिटी ज्यादा होने से अब क्या होगा, इसका जो वेट है नीचे mg, नॉर्मल mg माइनस नॉर्मल, यही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स होगा, देखो mg माइनस mg स्क्वायर बाय r। ये अपन ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, हमने पढ़ा था कि अर्थ के घूमने की वजह से नॉर्मल चेंज हो जाता है। तो अर्थ की सरफेस पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इट्स लाइक सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, उसकी वजह से नॉर्मल चेंज हो जाएगा। जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, इफेक्टिव स्पीड ज्यादा होगी, उस पर नॉर्मल कम हो जाएगा। दिख रहा है ये, जिस ट्रेन की इफेक्टिव स्पीड ज्यादा होगी उसमें नॉर्मल कम हो जाएगा, है ना। वेदे ही पूछ रही है मेरे को कैसे क्लिक हुआ कि अर्थ को स्टेशनरी नहीं मानना है। देखो, मैं तो मतलब कई सालों से ये सब करा रहा हूँ, तो मुझे क्लिक होना तो मतलब जब मैं खुद पढ़ रहा था तब की बात थी। तो अब तो क्या है, चीजें दिमाग में सब याद हो गई है ना। पहले कैसे क्लिक हुआ था, तो पहली बार में कभी क्लिक नहीं होता है, ये मैं एग्री करता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत ही करते हैं, समझ ही नहीं आता है कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है अर्थ के रोटेशन के बारे में कुछ भी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाना चाहिए बच्चों के हिसाब से, इसमें लिखना चाहिए कंसीडर रोटेशन इफेक्ट ऑफ अर्थ, ये लिखना चाहिए। बच्चों में थोड़ा सा जाती है इस क्वेश्चन में, मतलब कि कुछ बोला ही नहीं और बच्चे को कैसे अपने आप समझ में आएगा कि अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट सोचना है, ठीक है। तो ये मैं एग्री करता हूँ कि क्वेश्चन बच्चों के हिसाब से टफ है। क्लियर? इसमें लिखना चाहिए उनको कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, उसका इफेक्ट भी कंसिडर करो, है ना। ठीक है, अब क्लियर है क्या क्वेश्चन? कोई भी डाउट इसमें? चलो क्लियर, ओके। ऑब्जेक्टिव 2 का भी मेरे पास एक डाउट आया था, 7th आया था आई थिंक, ऑब्जेक्टिव 2 का 7th। A person applies a constant force F vector on a particle of mass m and finds that the particle moves in a circle of radius r with uniform speed v as seen from inertial frame of reference। एक पर्सन ने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है दिस इज नॉट पॉसिबल, और दूसरा ऑप्शन है देयर आर अदर फोर्सेज ऑन पार्टिकल। तीसरा ऑप्शन है द रिजल्टेंट फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r टुवर्ड द सेंटर। चौथा ऑप्शन है द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्स वेरीज विद द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
तो पहला है इट इज नॉट पॉसिबल, यस दिस इज नॉट पॉसिबल इफ देयर आर नो अदर फोर्सेस। तो क्वेश्चन में लिखा है कि मैंने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया और पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, तो ये पॉसिबल है अगर और भी फोर्सेस है तो। ये बात समझ में आई? क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसकी डायरेक्शन बदलती है, वो कांस्टेंट कभी नहीं होता। कांस्टेंट फोर्स से कभी सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता, तो अदर फोर्सेस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो बी सही है, सी भी सही है। सर्कुलर मोशन होता है तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर mv स्क्वायर बाय r होता है, और डी भी सही है कि जो अदर फोर्स है वो डायरेक्शन में बदल रहे। क्लियर? तो इसका आंसर बी सी डी होना चाहिए। ठीक है, 7th का बी सी डी, उन्होंने सी नहीं दिया है। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस इज mv स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा ये गलत है, सॉरी सॉरी, रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस नहीं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट mv स्क्वायर बाय r होना चाहिए। तो सी सही होता अगर ऑल फोर्सेस लिखा होता, उन्होंने सिर्फ अदर फोर्सेस लिखा है, इसलिए वो गलत है ना। सी गलत क्यों है? क्योंकि सी में ऑल फोर्सेस नहीं लिखा, ओनली अदर फोर्सेस लिखा है। तो एक कांस्टेंट फोर्स भी तो लग रहा है, वो प्लस अदर फोर्सेस का रिजल्टेंट थोड़ी mv स्क्वायर बाय r होगा, सभी का रिजल्टेंट mv स्क्वायर बाय r होगा। आ रहा है समझ में वत्सल? गिवन फोर्स का हटा दिया उन्होंने, हाँ वही ऑल फोर्सेस का मिलकर जो रिजल्टेंट है वो mv स्क्वायर बाय r होगा टुवर्ड द सेंटर। ठीक, चलो इसमें डी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड चेंज क्यों करना है वो समझना है। तो डी में मैग्नीट्यूड क्यों चेंज करना पड़ेगा? देखो फॉर एन एग्जांपल आप समझ रहे हो कि मैग्नीट्यूड क्यों चेंज करना पड़ेगा अदर फोर्सेस का। मान लो तुम्हारा कांस्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो जब तुम्हारा ब्लॉक यहाँ होगा ना जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पे अदर फोर्सेस इधर होना चाहिए, एफ अदर, और अदर फोर्सेस माइनस एफ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होगा। एफ अदर माइनस एफ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होगा। ठीक है, लेकिन जब ब्लॉक तुम्हारा यहाँ गया तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस अदर फोर्सेस दोनों मिलकर mv स्क्वायर बाय r देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स देखो अलग आ रहा है ना इन दोनों सिचुएशंस में, है ना। यहाँ टॉप पर देखोगे तो तुम्हारा अदर फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए और एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए, तो नेट अदर फोर्स इधर हो जाएगा, उसका एक कंपोनेंट फोर्स को बैलेंस करेगा, एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल देगा। समझे? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी बदलना चाहिए, अदर फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर अदर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो f प्लस mv स्क्वायर बाय r है, यहाँ पर अदर फोर्स का मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाय r माइनस f है। यहाँ अदर फोर्स एक एंगल पे होगा जिसका एक कंपोनेंट f बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स शुड आल्सो बी चेंजिंग। क्लियर? चलो आई थिंक अब ये पूरा हो गया अपना। तो एससीबी कंप्लीट। एससीबी में और कोई डाउट? हाँ या ना? कंप्लीट, ओके बहुत बढ़िया, है ना। अब एक काम करते हैं, आज के लिए यहाँ सफिशिएंट है। क्वेश्चन बैंक आज फिर से अपनी रह गई, क्वेश्चन बैंक को मैं इस वीक में आप कभी फ्री हो तो उस दिन डिस्कस करें। बताओ क्वेश्चन बैंक के लिए कब टाइम निकाल सकते हैं? संडे ही फ्री है सर अब तक? अच्छा, किसी दिन शाम को क्लास हो और उस दिन सुबह नहीं कर सकते क्या? संडे नहीं यार, संडे नहीं करते अपन। संडे एक्चुअली क्या है कि इस बार राखी है ना, तो मुझे भी थोड़ा बिजी रहूंगा घर में, है ना। सभी लोग, सभी बच्चे भी आई थिंक बिजी रहेंगे संडे को, तो संडे अपन अवॉइड करते। कल का बताओ, कल मॉर्निंग, कल मॉर्निंग ठीक है ना। तो कल मॉर्निंग अपन वही 10:30 बजे रखे टाइम।
कल मॉर्निंग 10:30, ठीक है। मैं आपके ग्रुप पे भी बोल दूंगा, कल मॉर्निंग 10:30 को भी रखते हैं अपन। 9 से 11 क्लास है। वैसे नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, मैंने फोन किया था सर को, पर सर का फोन ही बिजी आ रहा था। वेद बोल रहा है उसकी क्लास है, तो 11 बजे रख लेते, ठीक है। कल 11 बजे, ओके, हाँ ठीक है। चलो 10:30 बजे बोलने वाला था, तो 11 कर लेंगे, और क्या। डिस्कस क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक। क्या क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन बैंक 1 2 3 4 मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में टाइम इतना हो जाएगा। आज 30 क्वेश्चन से इतना टाइम हो गया अपना, तो कल अपन 1 घंटे की डीसीएस रखेंगे, उसमें क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेंगे सर्कुलर मोशन की, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बच्चों, टेक केयर।